हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा सैनिटाइज कर लूँ हाथों को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज मैं कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको फॉर्मूले बताऊंगा, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम बताऊंगा और आज उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज अपन डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाने के पहले कुछ मैं एक दो डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे मुझसे ग्रुप में पूछ रहे हैं कि सर 180 की वैल्यू क्या लेंगे, उसमें साइन कैसे देखेंगे। तो बेटा मैं एक ग्राफ बता देता हूँ आपको, वो काम में भी आएगा और एनालिसिस के काम में भी आता है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं, कभी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जरा, इधर लेते हैं थीटा एंगल, है ना, और इधर है साइन थीटा। या अपन सिंपल साइन थीटा का ही लिख रहे हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका बना रहा है बेटा, साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ जो होता है बेटा ऐसा आता है, ऐसा होता है साइनोसॉइडल टाइप का, ऐसा, है ना। ये जो एंगल है ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, ये होता है पाई मतलब 180 डिग्री, ये होता है 3π/2 मतलब कितना बेटा 270 डिग्री, और ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया 2π डिग्री में, 2π रेडियन में, 2π रेडियन मतलब 360 डिग्री। तो देखो जब अपन घूमते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में, अपन घूमते हैं तो ये अपन लेते थे यहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है ना। तो जब अपन घूमते थे तो ये होती थी 0 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये होता था π/2, ये होता था बेटा ये वाली लाइन, ये होती थी पाई, ये होती थी 3π/2 या 270 डिग्री, और फिर ये यहाँ अगेन 2π, है ना, इस तरीके से। तो देखो 0 से 90 में जब अपन जाते हैं, देखो साइन की वैल्यू देख रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, देखो ये 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री, है ना। इधर डिग्री ले रहे हैं अपन, इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं बेटा, डिग्री, थीटा। जैसे ही 90 डिग्री होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है विच इज 1, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, विच इज मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, π/2 पे, तो ये है +1, ऐसा। अब देखो पाई मतलब 180 डिग्री पे देखो 0 हो रही है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो अपन यहाँ से ग्राफ से, 0। अब इसमें प्लस माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं है क्या, कोई मतलब नहीं है ना। साइन 0 की वैल्यू 0। अच्छा यहां से देखें, साइन 3π/2, ये 3π/2 है मतलब 270 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है देखो बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम, नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम मतलब -1, तो ये लिखेंगे साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, जो कि मिनिमम होती है ना। और अगेन साइन 2π मतलब 360 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। तो साइन की वैल्यू यहाँ 0 होती है, यहाँ 0 होती है, यहाँ +1 होती है, यहाँ -1 होती है। ये ग्राफ है इसका, ग्राफ से भी एनालिसिस कर सकते हैं, समझे ना। अच्छा और चीज देखो, छोटी छोटी बातें, साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने पे इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे ही 0 डिग्री पे 0 होती है, साइन 90 पे 1 होती है, मतलब बढ़ रही है ना। साइन 60 पे √3/2 होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में होती है। तो जैसे जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग एंगल को इंक्रीज करते हैं, साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है 0 से 1 के बीच में। देखो जैसे मान लो आपने 45 एंगल लिया, तो देखो 0 से और 1 के बीच में कुछ आई, बढ़ गई, और एंगल को बढ़ाओगे, इधर एंगल बढ़ेगा, इधर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो देखो वैल्यू और बढ़ गई, बढ़ी ना। फिर दूसरी चीज याद रखो, 90 डिग्री से 180 के बीच में साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब जैसे साइन 120 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 120 की वैल्यू कुछ और होगी लेकिन 1 से कम होगी, फिर डिक्रीज होते 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 साइन 180 पे वैल्यू क्या हो जाएगी दोबारा से 0, ठीक है। तो ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, ये पूरा 1 साइकिल है,
ये यहां से यहां चलेंगे तो ये सर्कल का पूरा 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चारों क्वाड्रेंट में घूम जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद फिर रिपीट होता है ये, मतलब जैसे यहां आ गए ना, फिर दोबारा से एक साइकिल घूमा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर आप दूसरा साइकिल घूमोगे तो दूसरा भी ग्राफ ऐसा बनेगा, सेम टू सेम रिपीट होगा, जैसे आपने वेव में पढ़ा था वैसा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से तो ये आप इसको बना लो। ऐसे ही मैं आपको कॉस का भी बता दूंगा, कॉस का फंक्शन भी हो सकता है कुछ एनालिसिस करने के आपको काम में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, करो इसको नोट। अब देखो बेटा, ऐसे ही मैं कॉस का बताता हूं, अपने को साइन और कॉस की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। नीट में इतनी मैथ्स लगती नहीं है, नीट में ऐसे क्वेश्चन बनाए नहीं जाते जिसमें हाई लेवल की मैथ्स लगे, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं उतने लेवल की मैथ्स, इसलिए अपने को ज्यादा काम में नहीं आता। ये भी बहुत ज्यादा हो गया, मोर देन इनफ हो गया ये, है ना। अच्छा और देखो, और बात करते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कॉस का ग्राफ कैसा बनता है। देखो जरा बेटा, कॉस थीटा का, इधर लेंगे अपन एंगल थीटा, है ना। कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे देखो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। कॉस 0 डिग्री पे कितनी होती है 1, विच इज मैक्सिमम। तो देखो ग्राफ में मैक्सिमम है 0 डिग्री पे, इधर एंगल ले रहे हैं ना। कॉस π/2 या 90 डिग्री पे कितनी होती है बेटा 0। तो देखो ये π/2 पहुंच गए, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट हो गया। तो π/2 पे कितनी हो गई 0, मतलब यहाँ पे 0। अब आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए आप सर्कल में, है ना, 90 डिग्री पे 0 हो गई। इसके बाद में π/2 के बाद पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, विच इज मिनिमम। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ये सबसे कम है, -1 से कम नहीं होती, है ना। तो देखो पाई में आप कहां से कहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए। फिर ये जो है ये है अपना 3π/2, मतलब 270, मतलब आप कहां पहुंच गए, यहां से घूम के यहाँ पे। तो देखो कितनी हो रही है बेटा, ये यहाँ पे 0 हो गई, दोबारा से ये 0 हो गई वैल्यू। देखो अब देखो 3π/2 के बाद में आप आ गए 2π, तो यहाँ पे देखो दोबारा से 1 हो गई। तो cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो 0 की बात करो या 1 की बात करो, मतलब cos 0 डिग्री की बात करो या cos 2π की वैल्यू बात करो, सेम होती है वैल्यू। क्यों सेम होती है बेटा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जहां से चलते हैं वहीं घूम के आ गए आप। तो 0 और 2π सेम लाइन पे आ रहे हैं, मतलब वैल्यू भी कैसी होती है, सेम होती है, समझे। ऐसे ही cos π की, cos 3π की, cos 5π की, cos 7π की वैल्यू कितनी होगी हमेशा -1। क्यों, क्योंकि देखो cos π में आप यहीं आ गए, cos 3π मतलब 2π तक तो यहाँ घूम के आ गए और फिर 3π में यहाँ पहुंच गए दोबारा, तो उसी लाइन पे आ गए। तो cos 3π की वैल्यू अगेन कितनी होगी -1। फिर cos 5π में दोबारा यहीं आ जाओगे, फिर कितनी होगी -1। cos 7π में दोबारा से घूम के यहीं आओगे। cos 7π मतलब 3 रोटेशन कंप्लीट कर लिए और फिर आधा रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ आए, वैल्यू वही होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू रिपीट होती है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखो, अब अगर ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये जो ग्राफ है फिर ये अपने आप को ऐसे रिपीट करता रहता है, ऐसे चलता रहता है ग्राफ, समझे कि नहीं समझे। वहां पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी और 0 से लेके 90 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। यहाँ पे देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, देखो हरदम डिक्रीज हो रही है, देखो बेटा हरदम डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। और π/2 पे कितनी हो गई 0। तो ये दो ग्राफ याद रखो, ठीक है। 10 का भी होता है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि उसकी अपने कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है ना। तो 10 का अपन डिस्कस नहीं कर रहे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अभी तक मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो 10 का ऐसा कोई ग्राफ मैप की अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भी ग्राफ होता है, इसलिए अपन उस पर जा नहीं रहे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है बेटा। उसकी अपने को वैल्यू याद है, वही मोर देन है, सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसको भी बना लो आप, फिर अपन अपने मुद्दे पे आते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर पे, ठीक है बेटा। करो नोट इसको। चलो
अब ऐसे सबके ग्राफ होते हैं, सेक थीटा का भी होता है, कोसेक का भी होता है ना, कॉट का भी होता है, टेन का भी होता है। वो अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया होता तो आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता सब चीजें, है ना। अपने को जरूरत नहीं है बेटा फिजिक्स में, अपने लिए तो इतना ही सफिशिएंट है। अब देखो, सबसे पहले मैंने कल डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया था। डिफरेंशिएशन का मतलब अपन सीखे थे कि अगर कोई इक्वेशन है उस पर अपन स्लोप निकालना है तो उस फंक्शन को क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, तो उससे स्लोप पता चल जाता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग हम लोगों ने यही देखा था, है ना। अगर डिफरेंशिएशन जब नहीं सीखा था तो स्लोप क्या लिखते थे, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब डिफरेंशिएशन सीख लिया, मतलब बहुत स्मॉल चेंज के लिए अपन ने बात सीख ली। हम तो जब पहले करते थे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x या टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो लार्ज चेंज के लिए करते थे जो अपन मेजर कर पाते थे। लेकिन डिफरेंशिएशन अपन क्या कर रहे हैं बेटा, वेरी स्मॉल चेंज के लिए बात कर रहे हैं, तो अपन वो मेजर नहीं कर पाते, तो फंक्शन के थ्रू करते हैं। किससे करते हैं, फंक्शन के थ्रू अपन कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन में भी वो लाइन का स्लोप ही होता है, dy बाय dx क्या होता है, स्लोप होता है, लेकिन वो टेंजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गए थे ना। डेल्टा एक्स को अपन ने इतना छोटा कर दिया था कि पी और क्यू दोनों एक ही पॉइंट लग रहे थे अपने को, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया था तो ऐसा लग रहा था कि इस पॉइंट को टच करके जा रही है लाइन ग्राफ पे, उसको बोलते थे अपन टेंजेंट, है ना। तो ये बात है। अपन देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, है ना। फॉर्मूले लिख लो बेटा, इनको याद करना है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन में आपको कितना ही पढ़ा दूं और आपको कितना ही समझ आ जाए, लेकिन अगर आप फॉर्मूले भूल गए तो वो कोई काम का नहीं है आपकी नॉलेज, क्योंकि फॉर्मूले से ही तो सॉल्व करेंगे, है ना। तो फॉर्मूले याद होना है, और उसमें भी टेंशन नहीं है, अभी प्रैक्टिस कराएंगे ना तो अपने आप फॉर्मूले याद भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करो कि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ो उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, फॉर्मूले को मेमोराइज करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस से, तो फिर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, है ना। चलो, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ। अच्छा, एक चीज और देखो, अभी अपन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कर किसी के भी रिस्पेक्ट में सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ आई। अब जैसे मैं ये लिखूं y इज इक्वल टू dx by dt, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। मैं अगर ऐसे लिखूं z इज इक्वल टू dy बाय dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कर किसी के भी रिस्पेक्ट में सकते हैं। अभी इतना ही ध्यान रखो, धीरे धीरे अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, और धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। चलो, अब देखो बेटा, अभी मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अगर अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है तो क्या होता है बेटा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। कभी भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो, अकेले कांस्टेंट्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। यहीं पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5, अकेला 5 है तो इसका आंसर आएगा जीरो। एक एग्जांपल और देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई। पाई भी तो एक कांस्टेंट ही है। पाई क्या है बेटा, एक कांस्टेंट। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, जीरो। तो ये बात पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी अकेला कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है ना। दूसरा रूल देखो, सेकंड लॉ, डिफरेंशिएशन ऑफ kx रेज़ टू द पावर n। डिफरेंशिएशन ऑफ kx रेज़ टू द पावर n देख रहे हैं बेटा। तो अगर देखो अब x वेरिएबल है ना, x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, x का x के रिस्पेक्ट में ही होता है ना। अगर इसके अलावा कुछ और होता है यहाँ पर, x का x के रिस्पेक्ट में नहीं करते, तो कैसे करते हैं सॉल्व, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मतलब आगे जैसे जैसे अपन सीखते जाएंगे वैसे भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब जब कभी भी बेटा ये जो
कांस्टेंट है, ये अगर x के साथ या वेरिएबल के साथ होता है तो फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, इसको बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन से किसका होगा बेटा, x रेज़ टू द पावर n। समझे? अब x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ k x रेज़ टू द पावर n लिखें तो k तो आ गया बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n क्या होगा, n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स रेज़ टू द पावर n का क्या होता है, n नीचे आ जाता है, एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, पावर, n क्या है बेटा यहाँ पे, पावर, और k क्या है, कांस्टेंट। k यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं बेटा, k कांस्टेंट है यहाँ पे। a कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इसमें मुझे लग रहा है अभी ठीक है, कैमरे पे थोड़ी डस्ट आ गई थी। चलो बेटा, तो ये समझ आया। अच्छा, और देखो फोर्थ लो, फोर्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता था कि x रेज़ टू द पावर 2 का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n की वैल्यू कंपेयर करोगे कितनी होगी, x रेज़ टू द पावर 2 मैंने क्वेश्चन दिया है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। डरना नहीं है, अभी आप पहले फॉर्मूले लिख लो, मैं प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, इसमें टेंशन मत लो। अब मैं पहले फॉर्मूला लिखवा दूं, है ना। अब देखो 1 अगर अपॉन में है x रेज़ टू द पावर n, ये तो न्यूमरेटर में ही था, ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, माइनस n अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस n अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1। और देखो, और देखें तो साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x। सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। अब ये सेम होना चाहिए, ये cos किसका फंक्शन है, x का, तो अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ cos थीटा होता तो मैं लिखता dy बाय डी थीटा, अगर यहाँ y होता cos y तो मैं क्या लिखता d अपॉन dy। यहाँ x है तो अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, है ना। तो cos x का होता है बेटा माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। tan x का कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर x। फिर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x के बाद sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec x इंटू tan x, है ना। और देखते हैं नाइन्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, cosec x इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये होता है। सब याद करना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस cosec स्क्वायर x, इस तरीके से। फिर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x। e क्या होता है, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो और इसकी वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.7, ये कांस्टेंट होता है ना। e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 रेज़ टू द पावर x, तो इसका आंसर वही होता है, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर वही होता है, e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x। 12 देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log बेस ex, इसका होता है बेटा 1/x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले। अच्छा, log भी दो टाइप के होते हैं, एक log बेस e और log बेस 10। तो जो log बेस e होता है, जैसे सिंपली अगर log लिखा हुआ है मतलब आप समझो
की बेस ई है। log 10 जब कभी भी लिखते हैं तो स्पेशली उसमें इसके जो log है ना, इसके पैरों में है ना, फुट में 10 लिखते हैं। जैसे मैंने अभी ई लिखा है यहाँ पे, वैसे ही वहां पे 10 लिखते हैं, तो अपन समझ जाते हैं। अच्छा, ये जो log बेस ई होता है, इसको आपने देखा होगा ऐसे ln भी लिखते हैं। log बेस ई को और क्या लिखते हैं बेटा, ln शॉर्ट में। log बेस ई को शॉर्ट में ln भी लिखते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखो, ठीक है बेटा। अब ये पूरे फॉर्मूले नोट करो, 2-3 फॉर्मूले और हैं वो मैं लिखवाऊंगा। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो एक तो ये है, एक ये वाला है, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। बस वो ट्रिग्नोमेट्री वाले, मैं ये तो फॉर्मूले ही छोटे से, इतने से ही फॉर्मूले 10-12 सभी इंपॉर्टेंट है। वो तो अभी तो है ना, इंटीग्रेशन बताऊंगा कौन से काम के कौन से नहीं। इनको नोट करो और फॉर्मूले देखते हैं। चलो अब इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए रेज टू द पावर एक्स log ए। यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। 14 डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ए एक्स। जैसे मैंने आपको बताया log बेस 10, तो ए जनरल है, यहाँ पे 10 भी हो सकता है ए की वैल्यू। तो इसको क्या लिखते हैं, 1/x log ए, 1/x log ए। तो ये फॉर्मूले थे बेटा अभी, है ना। तो ये तो अपन ने फॉर्मूले देखे जिनकी हेल्प से अपन काम करेंगे। अब इसके बाद होती है कुछ थ्योरम्स। क्या होती हैं, कुछ थ्योरम्स। वो थ्योरम्स भी बताऊंगा। पहले तो आप ये सब लिख लो, इनसे रिलेटेड मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है ना, फिर मैं थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। पहले इन सबको बेटा अच्छे से नोट कर लो नोट अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जैसे अभी अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा, उसकी मैं एप्लीकेशन दिखाता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू होता है बेटा के n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब इसके अपन एप्लीकेशन करते हैं, है ना, क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने को बोला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2, ये बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का करना है। तो देखो 2 नीचे आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 2 - 1। देखो n नीचे जाता है और एक्स रेज टू द पावर n-1 होता है। कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा, n एक्स रेज टू द पावर n-1, मतलब 2 एक्स रेज टू द पावर 2 - 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कितना आ गया, 2 और एक्स रेज टू द पावर 2 - 1 मतलब x, तो 2x आंसर आ गया इसका। और देखो इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि फॉर्मूला तो तुम भूल ही जाओगे कि फॉर्मूला कुछ होता है, डायरेक्ट ही लिख दिया करोगे, है ना। जैसे कि और देखो एक्स रेज टू द पावर 5, तो कितना 5 नीचे आ गया, एक्स रेज टू द पावर 5 - 1 मतलब 5x रेज टू द पावर 4। पावर नीचे आ जाती है और यह 1 से रिड्यूस हो जाती है। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 9 बोला, तो क्या लिखेंगे, 9x रेज टू द पावर 8, है ना। तो सीख गए यार। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 100, तो कितना हो जाएगा, 100x रेज टू द पावर 99। ऐसे कर सकते हैं। और देख लो बेटा, डिफरेंशिएशन पूछा x का, कुछ नहीं है, मतलब x की पावर कितनी है, 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1।
जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कितना होता है 1, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। क्यों होता है? तो फॉर्मूला है अपने पास ये। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में करके बताता हूं कि ये 1 क्यों आता है। देखो x रेज़ टू द पावर 1 है तो 1 तो आ गया नीचे, x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 तो कितना मिला बेटा 1, x रेज़ टू द पावर 0 और x रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो देखो तो आप ऐसे ध्यान रखो कि बाय का बाय के रिस्पेक्ट में, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना। और देखो बेटा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब अपन कुछ ऐसे करते हैं, x रेज़ टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है। पावर कुछ भी हो सकती है 1/2 या इसी को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन पूछा अपने से √x का, तो √x को क्या लिख सकते हैं अपन, या मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ चलो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अपने से पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ √x करके, तो √x को क्या लिख सकते हैं अपन, x रेज़ टू द पावर 1/2 और पावर का अपन डिफरेंशिएशन करना जानते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा 1/2 नीचे आ गया, x रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 तो कितना आया 1/2 एज इट इज, x रेज़ टू द पावर 1/2 में से 1 में से 1/2 गया तो माइनस का 1/2 बचा। तो और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और इसको नीचे ले जाएंगे तो x रेज़ टू द पावर प्लस 1/2। जब कभी भी किसी भी वेरिएबल पे पावर होती है तो अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है। जैसे कि ऊपर में नेगेटिव था, जब इसमें डिनोमिनेटर में ले गया तो प्लस का हो गया। ऐसे ही नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। पावर्स का ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट है। जब कभी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी बेटा अपन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में किसी चीज को ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो उसका जो भी पावर का जो भी प्रेजेंट साइन था वो उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी x रेज़ टू द पावर -½ था, अब इसको नीचे लगाया डिनोमिनेटर में तो कितना लिख दिया +½ साइन अपोजिट हो गया, चेंज हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/2 और x रेज़ टू द पावर 1/2 को अगेन क्या लिख सकते हैं √x। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/2√x, ये आंसर हो गया। ठीक है, इनको नोट करो, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, करो बेटा नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जैसे सपोज अपने को दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 5/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे 5/2 आ गया x रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस 1 तो कितना लिख लेंगे बेटा 5/2 x रेज़ टू द पावर 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा आंसर। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे अब इससे करते हैं x रेज़ टू द पावर -5/2 है मान लो, तो आपको समझ आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा इसको -5/2 पावर के साथ नीचे आएगा है ना, मतलब साइन के साथ x रेज़ टू द पावर -5/2 तो पहले से ही उसमें से 1 रिड्यूस करते हैं हम, तो ये -5/2 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा -7/2 x रेज़ टू द पावर -7/2 एलसीएम लेके। और मैं तो एलसीएम तो ठीक है, एलसीएम अपन ले सकते हैं, वो तो आपको आता है कि 10th आपने पास किया तो, लेकिन इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 5/2 ढाई होता है, तो ढाई में एक ऐड हुआ तो 3.5, 3.5 मतलब 3.5, 3.5 मतलब 7/2, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है ना। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/4, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या लिखेंगे 1/4 पावर नीचे आ गई, x रेज़ टू द पावर में से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा 1/4
अब देखो 1 में से क्वार्टर चला गया तो कितना बचा 3/4, तो कितना आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -3/4। आप चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि एलसीएम लेना तो कम से कम आपको आता ही होगा। और देखो x रेज़ टू दी पावर 2/3 का करें तो कितना हो जाएगा 2/3 नीचे जाएगा, x रेज़ टू दी पावर 2/3 -1 तो कितना हो जाएगा बेटा 2/3 तो एज इट इज। इसका एलसीएम लेंगे तो ये -2 -3/3 मतलब x रेज़ टू दी पावर -1/3 आंसर। इसको आप चाहो तो नीचे ले जा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसा ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखो अच्छा अभी तो अपन ने बेटा देखा कि सिर्फ अकेला था ये x, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं था, तो अपन एक के कांस्टेंट लगा के भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x², इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो देखो 5 तो आ गया बेटा बाहर, डिफरेंशिएशन किया अपन ने x² का, तो डिफरेंशिएशन होगा x² का, है ना। तो क्या आ जाएगा 5 तो बाहर है, x² का डिफरेंशिएशन 2 x रेज़ टू दी पावर 1, तो कितना आ गया 5 2 जा 10x आंसर, ठीक है ना। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 या ऐसे ले लेते हैं 4 x रेज़ टू दी पावर 1/4, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो अब 4 तो एज इट इज 4 का तो होना नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ आपको, इनटू x रेज़ टू दी पावर 1/4 का करेंगे तो 1/4 x रेज़ टू दी पावर 1/4 -1, तो कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल, तो x रेज़ टू दी पावर -3/4, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं इसका, करो अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, नोट कर रहे हो। और देखो बेटा वो प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको देता हूं मैं, पहले आप क्या करना, क्वेश्चंस देता हूं उनको पहले आप सॉल्व करना, ठीक है। और फिर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मैच करना कि आपने सही किया कि रॉन्ग किया, तो उससे आपको समझ आएगा कि मिस्टेक कहाँ करते हो अगर आप करते हो तो, ठीक है ना बेटा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x। सेकंड, differentiation of x raised to the power 10/11. Third, differentiation of 100 x raised to the power 1/100. Differentiation of cubic root of x, है ना। ये 4 क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज कर दो और पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो आप मैच करना कि आपने सही किए या रॉन्ग किए बेटा, ठीक है ना। करो जरा, इसको नोट कर लो और इनको सॉल्व करो। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं, इसको अपन कम करते हैं, 11 x रेज़ टू द पावर 10/11 कर देते हैं। ट्विस्ट ले आए थोड़ा सा, उसका एक कांस्टेंट। चलो अब सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर ली होंगे वीडियो पॉज करके, अब मैं आपको आगे बताता हूं। फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x, तो इसका तो वही होता है बेटा, e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज़ टू द पावर x, तो ऐसे ही रहेगा। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ 11 x रेज़ टू द पावर 10/11, ये अपने से पूछा था, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 11 तो एज इट इज, 10/11 नीचे आएगा, 10/11 x रेज़ टू द पावर 10/11 -1, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 11 से 11 कैंसिल, तो 10 x रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा बेटा -1/11, एलसीएम लेने के बाद, है ना, तो हो जाएगा -1/11। आप चाहो तो इसको नीचे भी लेके आ सकते हो, तो एक स्टेप अगर और लिखें तो 10x रेज़ टू द पावर 1/11 आंसर हो जाएगा। अब ऐसे है कि ऐसे, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ऑप्शन देखने के बाद कि ऑप्शन आपको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ
100 एक्स रेज टू द पावर 1/100। तो देखो बेटा 100 तो एज इट इज बाहर आ गया, इसका करेंगे तो 1/100 नीचे आया, एक्स रेज टू दी पावर 1/100 में से 1 माइनस कर लो, तो 100 से 100 कैंसिल, तो क्या मिला बेटा -99/100 एक्स रेज टू दी पावर। इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x रेज टू दी पावर प्लस 99/100, ये आंसर हो गया। तो अपन ने 3 कर लिया, 4th देखते हैं। नोट कर लो इनको, तीनों को नोट कर लो अच्छे से। देखो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? डिफरेंशिएशन कोई टफ नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट है ना? इजी है लेकिन इंपोर्टेंट है। फिजिक्स में बहुत जगह अभी काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, वहीं यूज हो जाएगा, समझे? बहुत एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की। देखो 4th वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ, या अपने से बोल रखा है, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? क्यूबिक रूट को लिख सकते हैं एक्स रेज टू दी पावर 1/3। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो अपने को आता है, तो 1/3 नीचे आया, एक्स रेज टू दी पावर 1/3 -1, तो कितना हो जाएगा 1/3 एज इट इज, ये हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर -2/3 आंसर। ठीक है, चलो और देखो, और क्वेश्चंस देता हूँ, उसको नोट कर लो, फिर और क्वेश्चंस देता हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, करो नोट बेटा। ठीक है, चलो अभी अपन ने इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे कर लिए, तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब अपन दूसरे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करते हैं, जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x रेज टू द पावर n। आप चाहो तो ठीक है के भी लिख सकते हो, के बाहर आ जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है बेटा -n/x रेज टू द पावर n+1। ये तो अपने पास फॉर्मूला है जिसकी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या है बेटा? फॉर्मूला है जिसकी अपन क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, तो इसकी पावर कितनी है? 1, तो क्या लिखेंगे -1/x रेज टू दी पावर 2। 1 + 1 लिखेंगे ना, ऐसे लिख देता हूँ, चलो 1 + n की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना हो जाएगा -1/x रेज टू दी पावर 2। और देखो अपने से पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x रेज टू दी पावर 5, तो कितना हो जाएगा बेटा -5। अब तो सीख गए, x रेज टू दी पावर 6। पैटर्न समझ में आना चाहिए बस। थर्ड, और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 5/x रेज टू दी पावर 3, इसका करना है। तो क्या लिखेंगे? देखो 5 तो बाहर आ गया, इसका करें हम 1/x रेज टू दी पावर 3 का, तो कितना हो जाएगा -3/x रेज टू दी पावर 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -15/x रेज टू दी पावर 4। ये आंसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या तुम्हें? ठीक है, -15/x रेज टू दी पावर 4। ठीक है ना? और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x रेज टू दी पावर करते हैं 5/2, इसका करें तो क्या लिखेंगे बेटा? देखो -5/2 तो -n/x रेज टू दी पावर n+1 होता है ना, तो n की वैल्यू कितनी है अभी? 5/2, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही, तो -5/2/x रेज टू दी पावर -5/2 + 1। सॉल्व कर लो इसको, तो -5/2 तो आप ऐसे लिख दो, और ये हो जाएगा बेटा x रेज टू दी पावर -3/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, है ना? और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो। 5/x रेज टू दी पावर 6/5, ये क्वेश्चन दे दिया मान लेते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? 5 तो बाहर आ गया,
अब इसका करें तो ये हो जाएगा बेटा -6/5 अपॉन x रेज टू द पावर 6/5 + 1। फॉर्मूला नहीं भूलना, फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ, -n अपॉन x रेज टू द पावर n + 1। देखो n की पावर कितनी यहाँ पे, सॉरी n की वैल्यू कितनी 6/5, तो देखो -n अपॉन x रेज टू द पावर n + 1। ठीक है ना। तो देखो 5 तो एज इट इज, इसको लिखें अपन -6/5, ढंग से लिख दें, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x रेज टू द पावर 11/5। तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया -6 अपॉन x रेज टू द पावर 11/5। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब आप इसको नोट करो। अब अपने को कुछ थ्योरम्स भी लगेंगे बीच बीच में, तो मैं आपको थ्योरम्स लिखवाता हूँ, है ना। थ्योरम सारी एक साथ नहीं लिखवा रहा हूँ, एक थ्योरम बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दूसरी थ्योरम बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, करो नोट इसको। चलो देखो, जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है बेटा, फर्स्ट थ्योरम को बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। क्या बोलेंगे? सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। फर्स्ट थ्योरम है सम एंड डिफरेंस रूल। सिंपल सा लॉ है। ऐसे आप ये मत समझो कि इसको बहुत टफ है और याद नहीं होगा, है ना। जैसे कि देखो, दो फंक्शन है, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन है अपने को। एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। डरने की बात नहीं है, फंक्शन है दो। जैसे कि एक मान लो लिखा हुआ है x² + x, तो x² एक फंक्शन और x दूसरा फंक्शन, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएशन किसका? fx का। तो डिफरेंशिएशन करेंगे fx का। fx है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ बीच में। फिर डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? g ऑफ x का। बस इतना सा रूल है ये, छोटा सा। मतलब अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन की जगह दो क्वेश्चन दे दे और बीच में प्लस लगा दे तो सॉल्व कर लेंगे। देखो, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 1 ये दे दिया, ये ब्रैकेट है ना। तो अपन इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x² का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 1 का। अब इसको तो अपन जानते हैं, फॉर्मूले सीख गए। x² का डिफरेंशिएशन 2x और अकेला 1 है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो इस पूरे का फाइनल आंसर क्या आया? 2x। समझ गए? अभी तो ये मैंने बेसिक फर्स्ट स्टेप में पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे सिखाया, नहीं तो अपन डायरेक्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन। और देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ - 1/3 + 2 या +x नाम दे देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लो। ठीक है ना। तो क्या लिखें बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी सीख रहे हैं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको, है ना। अब ये 1/3 मत करो, x/3 कर लो उसको, है ना। तो ये हो जाएगा x/3 डिफरेंशिएशन ऑफ x/3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x। सबको लिख लिया अपन ने, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। आप तो ये मान लो कि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और क्या। तो देखो, अब x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x² माइनस एज इट इज 1/3 तो आ गया बाहर। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो आंसर कितना आया? 3x² - 1/3 + 1। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3x² ये हो जाएगा प्लस का 2/3।
3। तो ये आंसर आ गया। ये है सिंपल सा सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है ना, करो उसको नोट, अभी और क्वेश्चन करवाता हूं। और देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, 5 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा लो, 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 तो बाहर है, x स्क्वायर का 2x प्लस 2, x का x के रिस्पेक्ट में 1, कितना आ गया 10x प्लस 2, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो बेटा आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, और चेक करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट करो, मैं कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं बेटा। होमवर्क क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, log x plus e raised to the power x। सेकेंड क्वेश्चन, 5x square plus 6x plus 3। थर्ड क्वेश्चन, 1 upon x cube minus 1 upon x square plus 1 upon x। फोर्थ क्वेश्चन, 1 upon x। फिफ्थ क्वेश्चन, ये मतलब क्यूबिक रूट नहीं है, एक्स रेज टू दी पावर 1/4 वाला रूट है ना। तो ये बेटा है 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, 6 क्वेश्चन है, e रेज टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x रेज टू दी पावर 3। तो ये 6 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, दीज आर होमवर्क क्वेश्चन, इनको सॉल्व करो। ठीक है ना, और फॉर्मूले अच्छे से याद करो आज, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकी सॉल्यूशंस बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।